कर चुके हैं। और इसमें इसमें तो बिल्कुल भी कोई लापरवाही मत करना, क्योंकि मैं बता दूं, अनरीजनेबली बच्चों को बिना फालतू में डर क्रिएट होता है। ये तो मुझे पता है, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है। लेकिन गलती उन्हीं की होती है, चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, वो बीच में छुट्टियां मार लेते हैं, और इस वजह से वो गड़बड़, उनको डर लग जाता है उस चैप्टर में, क्योंकि बोलो अभी तो होगा नहीं, है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा है। एक तरीके से ये कर लो और 2 चैप्टर 3 ढाई चैप्टर कर लो, एक बात बराबर है। समझे मेरी बात? तो ये चीज को समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, देखो, है ना। तो इसमें तो टाइम पे भी आना पड़ेगा, जो टाइम पे नहीं आएगा फिर बाहर से घर से वीडियो से देखो, क्योंकि आप पूरा फिर वो गलत मिस करोगे। आपने थोड़ा 10 मिनट भी मिस किया तो समझ ही नहीं आएगा, फिर वो पूरा वीडियो से देख लो। बिना कोई दिक्कत नहीं है, लेट अगर आप हो रहे हो तो पूरा वीडियो से देख लो, इसमें कोई वो चक्कर नहीं है, लेकिन देखो पूरा स्टार्टिंग टू एंड। देखो भाई, तो चैप्टर नंबर 5, क्योंकि मैं जानता हूं हर बार बच्चों को इसी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम फालतू की है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता, मैं तो पढ़ाता हूं, मेरे को पता है ना। लेकिन वो मिस्टेक्स करते, छुट्टी उट्टी मार लेते, कई चीजें कर लेते, लेट वेट, तो फिर वो फिर आता नहीं, पल्ले पल्ले ही नहीं पड़ता है। चलो, चैप्टर नंबर 5 कल स्टार्ट किया था, मैंने कहा था 2 पार्ट में बांट लो इसको। एक, सारे स्ट्रक्चर अलग, सारे स्ट्रक्चर्स अलग कर लो। 8 स्ट्रक्चर है तो वो टॉपिक अलग हो गया, उसके अलावा बाकी चैप्टर अलग हो गया। समझ गए? तो कल अपन ने कितने स्ट्रक्चर पढ़े थे? कल अपन ने पढ़े थे सिंपल, फंक्शनल, बस, तो ही तो पढ़े थे, है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे उसके आगे, जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसके आगे पढ़ेंगे। देखो, हेलो, सिंपल हो गया, फंक्शनल हो गया। कल वाली स्टोरी याद रखना, जब अपन, वो धीरू भाई अंबानी वाली, कि जब काम चालू करते हैं तब छोटा मोटा बिजनेस होता है, तो तब कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? सिंपल। फिर धीरे धीरे अपना अच्छा ग्रोथ होने लग जाती है, तो जब कंपनी ग्रो करने लग जाती है ना, सो तब हमें सिंपल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, हम उसको उसको अबैंडन करके हम फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो फिर, लेकिन फिर कंपनी और जब नए नए प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कम पड़ने लग जाता है। फंक्शनल का एक मेन डिसएडवांटेज क्या है, कि आप इसमें न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके के। आज मान लो कि हमारा फर्नीचर बनाने का काम है, अब हम सीमेंट बनाना चाह रहे हैं, अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यार यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो दोनों बनने से रहे। सोचो, वही वही लोग फर्नीचर बना रहे हैं, वही सीमेंट बना रहे हैं, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो, पहले फर्नीचर फिर सीमेंट, अब हम सोच रहे हैं फूड इंडस्ट्री में भी चल जाए, तो जो फर्नीचर बना रहा है वो फूड भी बना लेगा क्या? नहीं। तो यहाँ प्रोडक्ट्स को ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है। सो अगर आप नए डाइवर्सिफाइड बिजनेस में जाना चाहते हो, अलग अलग प्रकार के, जो बिल्कुल अलग अलग है, तो फिर आपको अगले स्ट्रक्चर पे जाना ही पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने नए प्रकार के बिजनेस खोल लो, एक नई डिवीजन बनाओ, काम हो गया। सर मैं, एक मान लो, एक बना दी आपने फूड डिवीजन, वो अलग है, वो अलग ऑपरेट हो रही है, उसका सब कुछ अलग है, सेपरेट, है ना। सीमेंट डिवीजन वो बिल्कुल अलग है, फर्नीचर डिवीजन बिल्कुल अलग है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर इजी होता है, मतलब उसके लिए सही रहता है, जब आप अपने बिजनेस, आपका व्यापार बढ़ रहा है और अलग अलग तरीके का नए नए काम कर रहे हो, तो फिर आपका ये स्ट्रक्चर काफी बढ़िया रहता है, डिविजनल स्ट्रक्चर। भाई एसबीयू तो बाद में आया दुनिया में, एसबीयू तो बाद में आया, एसबीयू से पहले क्या चलता था? डिविजनल ही चलता था। समझ गए? तो जिन लोगों की समझ रहे हो 8-10 डिविजन है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, तो उनके लिए ये बढ़िया रहता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है? तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। ठीक है, पेज नंबर बताना एक बार। 98, 88, चलो 98, ध्यान देना बेटा सब लोग, ये स्टार्ट हो गया आपका। इसके हेडिंग लिखो पहले, इस पर ऊपर हेडिंग नहीं लिखी हुई है, लिखो इस पे डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर।
आज जो जनवरी वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम है आज, समझ रहे हो। उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में सबसे पहली चीज यही लिखी हुई है मैंने कि अभी सुबह सुबह कि ये सारे रिवाइज मारना। 8 स्ट्रक्चर, बहुत चांस होते हैं इनमें से एक के आने का, समझ रहे। एक के आने का मतलब है 5 नंबर भाई, 5 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो। कोई सीए में अगर बता दे कि ये क्वेश्चन कंफर्म है तो इससे बड़ी बात क्या होती है। वो अपन ने पढ़ा था माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटेजी, चैप्टर नंबर 3, कंफर्म क्वेश्चन आता है उसमें से, समझ गए। ये स्ट्रक्चर्स है, एक क्वेश्चन कंफर्म है इसमें से, जिसमें भी ये बता दो आपको एसबीयू का सबसे ज्यादा चांस होता है, एसबीयू, नेटवर्क, आर ग्लास, मैट्रिक्स, ये 4 का, 8 में से ये वाले 4 का ज्यादा होता है चांस। बाकी भी लेकिन करके ही जाने चाहिए, छोड़ता तो कुछ भी नहीं चाहिए, और भी कई चीज होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिखाऊं तो आपको, सबसे पहली चीज आज ही रिवाइज करने के लिए बोला है, देख लो आप, चेक कर लो। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ऊपर ऊपर रिवाइज लिखा ना, हरा हरा देख, हरा रिवाइज चैप्टर 5, अरे 5 तो बोल, 5 में ऑल स्ट्रक्चर्स सबसे पहली चीज है। अब समझिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सारे स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी होते हैं भाई, एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म होता है इनमें से आने का। डिविजनल स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, 5 नंबर में इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे कि सर डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सर इन दिस स्ट्रक्चर डिविजन्स कैन बी क्रिएटेड, इस स्ट्रक्चर में हम डिविजन्स क्रिएट करते हैं किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू 4 थिंग्स, जीपीसीपी। जीपीसीपी मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से, पी मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से, सी मतलब कस्टमर के हिसाब से, एंड पी मतलब काम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूं। सर आपने सुनी होगी कभी कभार, कभी सुना है ऐसे कि नॉर्थ डिवीजन, सेंट्रल जोन, साउथ डिवीजन, ईस्ट डिवीजन, वेस्ट डिवीजन। आर्मी में नहीं होती नॉर्थ ईस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, रेलवे में नहीं होती फिर। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस में होती है नॉर्थ जोन, साउथ जोन। तो किस हिसाब से बांटी मैंने डिवीजन, एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। ठीक, प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से अभी मैंने बताया था आपको कि भाई मान लो कॉस्मेटिक डिवीजन, स्टेशनरी डिवीजन, सीमेंट डिवीजन, फूड डिवीजन, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जितने प्रोडक्ट है उतनी डिविजन हो गई, ऐसा भी बना सकते हो। कस्टमर के हिसाब से भी बनती है डिविजन्स, जैसे रिटेल ब्रांच, कॉर्पोरेट ब्रांच बैंकों में होती है, बैंकों में भी वो है भाई साहब। अपन जैसे नॉर्मल जो नॉर्मली अपन करते हैं ट्रेड, जो बैंक वगैरह का काम, वो कहां जाते हैं अपन, रिटेल ब्रांच में। और अगर मोटी पार्टी होती है वो किधर जाती है, कॉर्पोरेट ब्रांच में। समझ में आ गई मेरी बात, मतलब कॉर्पोरेट ब्रांच वाले किधर है, उनके ऑफिस जयपुर में ही है वो भी, लेकिन अलग जगह है, समझ गए। तो दोनों की ब्रांचेस अलग है, किस हिसाब से बनाई हुई है, कस्टमर के हिसाब से। समझ में आया। तो ऐसा भी होता है, देख लो कस्टमर के हिसाब से भी हम डिविजन्स बना सकते हैं। प्रोसेस के हिसाब से, ये फंक्शनल के जैसा हो गया, समझ गए। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन डिवीजन बना दी। अब सुनो क्या कह रहा हूं मैं, ये फंक्शनल के जैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर है भाई। अगर प्रोसेस के हिसाब से डिविजन्स बनाओगे तो डिविजन्स कैसे बनाओगे, मान लो प्रोडक्शन डिवीजन, सेल्स डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दिस, इफ अगर इस टाइप से बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग डिविजन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, तो इट विल लुक लाइक अ कौन सा स्ट्रक्चर, फंक्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर पहली बात याद रखो, डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कितनी लेयर्स होती है इसके अंदर, 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है। अभी दिखाऊंगा आपको 3 लेयर्स में क्या होता है, अभी आपको बना के भी दिखाता हूं। देखो भाई इसमें बना हुआ होगा ना, हाँ इसमें भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में जो बुक में बनाया हुआ है, पहला तो ये है, ये पहला है, ये दूसरा है। एक सीईओ, मतलब ये क्या हो गया, कॉर्पोरेट लेवल, सीईओ और उसका कॉर्पोरेट स्टाफ। तो ये तो हो गया फर्स्ट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल बोलते हैं ना अपन पहले वाले को, टॉप लेवल। फिर मिडिल लेवल में कौन है, डिविजनल मैनेजर्स। जितनी भी आपकी डिविजन है, जैसे मान लो इसमें 2 दिखा रहा है, डिवीजन ए और बी, मतलब एक ले लो फूड डिवीजन, एक ले लो सीमेंट, मैं तो बोल रहा हूं 2-3 और खोल लो। डिवीजन सी, डिवीजन सी कौन सी हो गई, सीमेंट वाली, एक और खोल लो, कॉस्मेटिक्स, फूड, ये कौन सी थी, अच्छा ये भी सीमेंट ही थी क्या, 2 बार सीमेंट आ गई।
इतना क्या सीमेंट बनाना, फर्नीचर, मान लो एक और खोल लो, है क्लोथ्स, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल डिवीजन, डी डिवीजन। तो जितनी भी डिविजन है उनके डिविजनल मैनेजर्स, तो डिविजनल मैनेजर इसका, डिविजनल मैनेजर इसका, पूरी डिवीजन को मैनेज करता है वो, समझ गए। तो ये कौन सा लेवल हो गया, बीच वाला, ये हो गया सेकंड लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल, ठीक है भाई। तो दो लेवल हो गए ना मैनेजमेंट के। अब तीसरा, ये कौन है, मार्केटिंग मैनेजर, मतलब ये फंक्शनल वाले हो गए ना। थर्ड लेवल पे कौन आ जाते हैं, आपके फंक्शनल लाइन मैनेजर्स, समझ गए। तो जब धीरू भाई अंबानी की इस लेवल पे होगा जब बिजनेस, तो वो सीईओ होंगे, उनका कॉर्पोरेट स्टाफ होगा, फिर उनके नीचे डिविजनल मैनेजर्स आते होंगे जो सारी डिविजन्स को मैनेज करते होंगे। फिर उनके नीचे हर डिवीजन में कौन होता है, हर डिवीजन के अंदर, हर डिवीजन में सुनो, अब जैसे टेक्सटाइल डिवीजन है, तो टेक्सटाइल वाली कपड़े बनाती है ये डिवीजन में, है ना। तो इसके अंदर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इसका अलग होगा। अब फूड का भी तो अलग होगा, फूड का प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो फिर सीमेंट में भी तो होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सब में अपने अपने होते हैं, सबके अंदर पूरा एक सिस्टम। तो तीसरा मैनेजर कौन हो गए, ये फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो तीसरा लेवल हो जाता है ये। तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, पहली, दूसरी और तीसरी। फर्स्ट लेयर में योर कॉर्पोरेट स्टाफ, सेकंड लेयर में योर डिविजनल मैनेजर्स, एंड थर्ड लेवल में फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तीनों आ गए ना, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, कितने लेवल्स होते हैं, तीन, कॉर्पोरेट वाला, बीच वाला और ये वाला, देख लो तीनों हो गए ना। आगे बात समझ में। तो इसलिए तो मैंने बोला इट इज अ थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। तीन लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट होती है इसमें, एक, दो और तीन। फंक्शनल लेवल स्ट्रक्चर में कितनी थी, फंक्शनल स्ट्रक्चर में कल दो ही थी। सीईओ के बाद डायरेक्टली कौन थे, फंक्शन। समझ गए ना फर्क। यहां एक बीच में एक नई लेयर डल गई, क्यों बढ़ेगी यार, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ हो गई। जी भाई, अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी तो मैनेजमेंट के लिए आदमी तो ज्यादा ही रखने पड़ेंगे ना, तो एक लेयर ही बढ़ गई इधर। सर में आ गई मेरी बात, आ जा, इसको लेना, ये मतलब इसको तो भगवान पाप दे देगा मेरे को, इसको नहीं लेता, ये नहीं करता कभी है, पहली बार ही। चलो ठीक है, हो गया कि, ठीक है भाई, देखो तो। अच्छा इस वाली में देख लो, इसमें तीन लेयर्स दिख रही है आपको, तीन ही तो है। ये हो गई फर्स्ट लेयर, ये डिविजनल मैनेजर्स, डिविजन्स, कॉस्मेटिक डिवीजन, फुटवेयर, स्किन केयर, गारमेंट, मेडिसिन। फिर इनके अंदर भी कौन होते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स। हो गए ना तीन लेयर्स, एक, दो, और इनके हर डिवीजन में क्या होता है, सारे फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, समझ गए ऐसा। तो ये होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसके फायदे नुकसान देख लो फटाफट से। सो डिविजनल स्ट्रक्चर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन फोर वेज, जीपी सीपी। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सर इट इज अ थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, तीन लेवल्स होते हैं, ये भी बताओ, लिखो, तीन लेवल्स कौन से होते हैं, तीन लेवल्स, हाँ लिखो, इसमें तीन लेवल्स कौन से होते हैं। एक पहले क्या होगा, कॉर्पोरेट वाला, फिर दूसरा कौन सा होता है, फिर क्या होगा बीच में, डिविजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, फिर क्या होगा, फंक्शनल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स इन ईच डिवीजन, हर डिवीजन में, समझ गए। तो तीन लेवल हो गए ना सर, एक, दो, तीन, समझ गए। और क्या लिखोगे इसके बाद, सर इन दिस स्ट्रक्चर द डिविजन्स कैन बी क्रिएटेड, डिविजन्स कैन बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू फोर वेज। फोर वेज मतलब जीपीसीपी, जीपीसीपी, ठीक है भाई। अब एक लाइन सुनना, बोलू, with a divisional structure the functional activities are performed both centrally and in each division। ये लाइन अच्छे से सुनना, क्या कह रहा है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में ना, जो
फंक्शनल एक्टिविटीज हैं वो सेंट्रली भी होती हैं और डिवीजन के अंदर डिवीजन में भी होती हैं, बोथ सेंट्रली एंड इन ईच डिवीजन। अभी बना के दिखाऊंगा इसका क्या कहने का मतलब है। अब देखना, ये जो कॉर्पोरेट स्टाफ होता है ना, कॉर्पोरेट स्टाफ है ना, अब आप देखो इसके अंदर भी ना, इसके अंदर भी क्या होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स, जो फिर सारी चीजों का प्रोडक्शन सेंट्रली मतलब प्लान करता है वो, समझ गए। तो पूरी भाई ऑर्गेनाइजेशन में 10 डिविजन्स हैं, उनके अंदर तो होगा ही प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब, लेकिन सेंट्रली भी होता है, समझ गए। तो इसने डायग्राम नहीं दिखाया, नहीं तो मैं पूरा बता दूं आपको। सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो ये एक डिवीजन का नहीं देख रहे, ये सब पूरे का देखेंगे, समझ गए मेरी बात, कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर है, बड़ा सीनियर है, तो वो सिर्फ एक डिवीजन का नहीं, वो सबके ऊपर थोड़ा सा देखेगा, समझ गए। तो सेंट्रली भी होता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर देयर सेंट्रली ऑल्सो एंड हर डिवीजन में ऑल्सो, समझ गए। तो दोनों जगह लाइन समझ में आ गई क्या। सो इन डिविजनल स्ट्रक्चर्स द फंक्शनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बोथ सेंट्रली एंड इन ईच डिवीजन ऑल्सो। लाइन क्लियर है, ठीक। लिखो तो लिख देना, ऐसे कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस वो समझानी थी कि जो लिखा है वो पल्ले पड़ जाए। हाँ भाई, अब सुनना, ऑल्सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज वाइडली यूज्ड, ये कहां यूज किया जाता है, सुनो, when an organization offers only a few products or services which differ substantially from each other, जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अलग है, अलग। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मैं पहले टेबल बनाता था, अब चेयर भी बना रहा हूं, पहले टेबल बनाता था, अब चेयर बनाता हूं, फिर सोफा बनाने लग गया, अब एक और नया प्रोडक्ट ऐड करना है, सो बेड, बेड भी ऐड करना है। तो यार ये तो फंक्शनल स्ट्रक्चर से ही चल जाता है, ये तो रिलेटेड है ना, सब फर्नीचर ही तो है सब। तो ये वाले प्रोडक्ट्स अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये तो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी काफी होता है इसके लिए। लेकिन जब अलग अलग प्रकार के बिजनेस कर रहे हो, कि एक फर्नीचर, एक सीमेंट, एक स्टेशनरी, एक कॉस्मेटिक, विच, तो अगर आप डिविजन्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स में चालू करना चाह रहे हो जो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, विच डिफर, जो एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, सब्सटैंशियली, अच्छी खासी, जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल, इधर कपड़ों का काम, इधर जूतों का काम, इधर खाने का काम। तो यार अगर ऐसा कुछ कर रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस, तो आपके लिए फिर ये वाला स्ट्रक्चर बढ़िया रहता है। तो ये तो बोल रहे हैं वो, दिस स्ट्रक्चर इज वाइडली यूज्ड कब, व्हेन देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स इन द कंपनी विच डिफर फ्रॉम ईच अदर सब्सटैंशियली, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या हो, अलग। अगर एक जैसे होंगे तो फिर तो फंक्शनली काफी है ना। सोचो, मैं पहले पेंसिल बनाता था, अब पेन भी बना रहा हूं, रबड़ बना रहा हूं, स्केल बना रहा हूं, शार्पनर बना रहा हूं, तो फिर वो तो एक ही फंक्शन में ही काम हो जाएगा ना। ठीक है भाई, एक और मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस सर फंक्शनल में और इसमें, फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैंने क्या कहा था, वो ब्लेम नहीं लेते खुद के ऊपर, वहां पे सब कुछ अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, कॉर्पोरेट वाले की, है ना, द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज एट द टॉप। वो तो ब्लेम गेम डालते रहते हैं दूसरे एक दूसरे पे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। द डिविजनल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर देयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। उनको क्योंकि पूरी ऑटोनॉमी भी दी जाती है। एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को पूरी अथॉरिटी दी है, पावर्स पूरी दी थी, तो फिर जवाब भी उसी से लूंगा ना मैं, क्यों नहीं हुआ भाई जब तेरे को अथॉरिटी दी थी। तो समझ रहे हो मेरी बात, अथॉरिटी फुल, अच्छे से सुनना सब लोग, क्योंकि आगे वाले स्ट्रक्चर्स में ये बात अब रिलेट होगी। क्या कह रहा हूं, डिविजनल स्ट्रक्चर में ये जो डिविजनल मैनेजर होता है, इसको पूरी क्या दी जाती है, जैसे दिखाता हूं, पूरी ऑटोनॉमी होती है इनको। कॉस्मेटिक मैनेजर है, इसको पूरी ऑटोनॉमी है, सारे फैसले ये खुद कर सकता है, ठीक है, क्या करना है इस डिवीजन के अंदर, डिवीजन की प्लानिंग करना, सारे काम प्लान करना सब इसके ऊपर है, सब इसको दे रखा है मैंने, सारी अथॉरिटी है, सारे रिसोर्सेज इसको मिलते हैं। तो फिर अगर प्रॉफिट कम हुआ तो किसका गला पकड़ूंगा मैं, इसी का तो पकड़ूंगा। समझ रहे हो मेरी बात, जब मैंने इसको पूरी छूट दे रखी है हर फैसले लेने की, सारी चीजें करने की, प्लानिंग करने की, सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं, तो फिर प्रॉफिट और लॉस के लिए यही अकाउंटेबल होगा। तो ये एक डिफरेंस होता है फंक्शनल में और इसके अंदर। यहां पे आप आराम से शांति रखो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज कर दिया आपने,
डिसेंट्रलाइज करना मतलब क्या होता है? अथॉरिटी को बांट दिया आपने लोअर लेवल्स तक, सबको अपनी अपनी औकात अनुसार दे दी अथॉरिटी। तो जब दे दी तो फिर तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना अच्छे से करेगा। फुटवेयर वाले को, फुटवेयर में अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो मैं उसको पकड़ूंगा। मैंने क्या कमी छोड़ी अपने पॉइंट ऑफ, अपने पर्सपेक्टिव से? कुछ नहीं छोड़ी। कॉर्पोरेट लेवल ने सब तो दे दिया, अथॉरिटी दे दी, पावर्स दे दी, रिसोर्सेज दे दिए, प्लानिंग का सब कुछ दे दिया, तो उनको फिर क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट? तो यहां पे द डिविजनल मैनेजर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर इंडिविजुअल प्रॉफिट्स और लॉसेस। समझ रहे हो? वो अपनी डिवीजन के प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या ठहराए जाते हैं? यहाँ अकाउंटेबल ठहराए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनको सब कुछ दिया भी जा रहा है, फुल ऑटोनॉमी दी गई थी। समझ गए क्या मेरी बात? अच्छे से सुनना। इसी का बाद में पता है क्या होता है? फिर कभी कभार मिसयूज भी होता है, इतनी ज्यादा अथॉरिटी भी देना गलत है। तो इसी के लिए अगला स्ट्रक्चर आएगा, कमी है तभी तो अगला भी आएगा ना, आएगा आएगा। खैर अभी इतने पे रहो, कुछ डाउट? बता बता। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कर सकते हैं? के अंदर एक पॉइंट डेलीगेशन ऑफ हाँ हाँ था ना, और इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन लिख सकते हैं। हाँ हाँ लिख दो ना। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, वहां पे सेंट्रलाइजेशन होता है, कोई बात है। वहां पे सारी अथॉरिटी आपने खुद के पास रखी, यहाँ पे आपने अथॉरिटी बांट दी है एक तरीके से पूरी। तो फिर तो उनको उनको पूछना पड़ेगा, फिर तो दे विल बी अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चलो, तो ये मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों डिपार्टमेंट्स में, दोनों स्ट्रक्चर में? यही होता है कि सर फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है? द फंक्शनल लेवल मैनेजर्स दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, दे डू द ब्लेम गेम, है ना, दे पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स, है ना, बेसिकली टॉप लेवल पे अकाउंटेबल होता है। समझ गए? तो ऑल द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज एट द टॉप, कल पढ़ा था अपन ने। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज एट द बॉटम, बिकॉज आपने पावर्स भी तो बांट दी ना बॉटम में, सबको पावर्स दे दी उनके हिसाब से, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा ज्यादा भी दे दी है। समझ गए? रिसोर्सेज दे दिए, सब पावर्स दे दी, तो फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है ना। चलो, तो ये लिखा हुआ है बेटा, अच्छे से लिख के आना ये बात, ठीक है? अब आते हैं एडवांटेज पे। वैसे तो वो भी एक एडवांटेज ही था, हाँ इसमें आ भी जाएगा, देखना भी आप। अकाउंटेबिलिटी इज, पहला एडवांटेज ही क्या है सर? यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉर्पोरेट लेवल को आराम से गोवा में छुट्टी मनाने जाओ, आपको कोई चक्कर नहीं है, डिविजनल मैनेजर अपने आप मैनेज करेगा। सही है कि नहीं? छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बार बार फोन नहीं करेगा। तो अकाउंटेबिलिटी क्योंकि क्लियर है, यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी है पूरी। सही है? सो डिविजनल मैनेजर्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स एंड प्रॉफिट लेवल्स। सही बात है, बिकॉज अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बिकॉज आपने यहाँ पे एक्सटेंसिव डेलीगेशन कर दिया, एक्सटेंसिव मतलब तगड़ा वाला उनको अथॉरिटी दे रखी है। समझ रहे हो? मैनेजर्स को, ठीक है? एम्प्लॉइज कैन इजीली सी द रिजल्ट्स ऑफ देयर गुड और बैड परफॉर्मेंस। एम्प्लॉइज को भी खुद की परफॉर्मेंस दिख रही है कि भाई अच्छा कर रहे हैं, तो देखो डिवीजन अगर अच्छा करें तो प्रॉफिट भी अच्छे हो रहे हैं, और बुरा करें तो परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है। तो इसकी वजह से उनका मोरल क्या रहता है? हाई, कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता था, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर तो अच्छा ईमानदार है, वो कुछ करना चाहते हैं, जज्बा है उसमें, जोश है, लेकिन बाकी सपोर्ट नहीं कर रहे तो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक डिवीजन दूसरों से बिल्कुल क्या है? सेपरेट है, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। सही है? सो एक डिवीजन के अंदर वो काम अच्छा करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बुरा करेंगे तो बुरी होगी। सो खुद की परफॉर्मेंस का अच्छा वो हो रहा है, यहाँ पे है, आकलन हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, तो फिर मोरल भी हाई होगा, क्योंकि यहाँ अच्छा साफ दिख रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो मेरी डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, मैं कितना ही अच्छा कर लूं, जब तक बाकियों का सपोर्ट नहीं होगा ना, काम नहीं चलेगा ना भाई, ऐसा। तो पहला पॉइंट क्या है? अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर। हाँ भाई अतिशय बोलो, क्या डाउट है? एक सेकंड रुकना, सुनाई नहीं देगा, मैंने निकाल रखा है। हाँ भाई बता। बेटा अभी एसबीयू पढ़ा नहीं तो मैं कैसे बताऊं फिर? मैं अभी डिवीजन वाली बात तो बता दूंगा, एसबीयू अभी आने दे, फिर पढ़ाऊंगा, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे अपन, ठीक है? समझ गया क्या भाई? यस सर। जब तक पढ़ा नहीं वो कैसे बताऊं डिफरेंस? चलो, दूसरा, अदर एडवांटेजेस। और क्या एडवांटेज है? अब सुनो सर, यहाँ पे वो नीचे वालों को मोटिवेशन रहता है, क्योंकि उनके 3 लेवल्स है ना, तो नीचे फंक्शनल लेवल मैनेजर को हमेशा मोटिवेशन रहेगी, बोले मैं काम अच्छा करूंगा तो कभी क्या बनूंगा? डिविजनल मैनेजर, फिर काम अच्छा करूंगा तो ऊपर पहुंचूंगा। तो
देयर मोटिवेशन लेवल्स आर हाई बिकॉज दे हैव गुड चांसेस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशनल चांसेस होते हैं, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन फंक्शनल में तो नहीं थी ना, वहां पे उनके सपने ही टूट गए थे। बोले यार फंक्शनल के ऊपर ऊपर तो जा ही नहीं सकते, ऊपर कुछ है ही नहीं बीच में, क्योंकि बीच में कुछ था ही नहीं, बीच में देयर वाज नो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वहां तो सीधे क्या था, फंक्शनल के ऊपर सीधे सीईओ था। आ गया ना समझ में फंक्शनल के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि 3 लेवल्स है, तो नीचे वाले को हमेशा ये मोटिवेशन रहेगी कि काम अच्छा करूंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, फिर और ऊपर जाऊंगा ऐसे। सो इट क्रिएट्स करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मैनेजर्स। एक तो ये हो गया, सुनो कितने हो गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये तो दूसरा हो गया, अब ये तीसरा है, ये थर्ड है, अलाउज लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशन। आप खुद ही कंट्रोल करोगे खुद की सिचुएशन, तो ये बढ़िया बात है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि दूसरे को फोन करना है या उनसे परमिशन लेनी है, फुल अथॉरिटी दे रखी है, लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशन, समझ गए। लीड्स टू कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो सर लोकल कंट्रोल खुद ही कंट्रोल कर रहे हो, पूरी अथॉरिटी दे रखी है, इससे बढ़िया कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट बनता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सारी डिविजन्स में अच्छा क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना, वो बॉस की गुड बुक्स में आने की कोशिश करेंगे, बोले और अच्छा करेंगे तो देखो उनकी नजरों में आ जाएंगे, समझे। सो एंड इट अलाउज द न्यू बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स टू बी एडेड इजीली, वेरी इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट। सर इस स्ट्रक्चर में आप बहुत आसान है नए प्रोडक्ट्स ऐड करना, क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं, एक नई डिवीजन बनाओ अलग डाल दो। अभी तक तुम्हारी 3 डिवीजन थी, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक और फूड डिवीजन, अब तुम्हें सीमेंट चालू करना है तो कोई दिक्कत नहीं, चौथी डिवीजन चालू कर लो, एक नई डिवीजन बन जाएगी, सेपरेट है वो तो बिल्कुल, फिर एक और चालू करना है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक और चालू कर लो, तो यहां पे न्यू प्रोडक्ट्स को आप इजीली ऐड कर सकते हो बिना कोई नाटक के, बाकियों को इफेक्ट करे, बिना बाकियों पे प्रभाव डाले कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, एक नई डिवीजन बन जाएगी और पूरा उसके अंदर अलग काम हो रहा है, तो ये इसमें एक फायदा होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, देखो एक तो ये बोला उसने हायर कॉस्ट, हायर कॉस्ट क्यों लग रही है, बिकॉज यू हैव एडेड वन मोर लेयर ऑफ मैनेजमेंट, तो बीच में तनख्वाह बढ़ गई ना, पिछले वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ कितने लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट थे, 2, जितने ज्यादा आप ऐड करोगे उतने ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे खर्चा तो लग जाएगा ना, पहले 2 ही लेवल थे मैनेजर्स के, अब 3 लेवल हो गए मैनेजर्स के, तो सैलरी तो वैसे ही बढ़ गई, ऊपर से एक और चीज, मैंने क्या बोला था कि वो एक लाइन याद करो कि फंक्शनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बोथ सेंट्रली ऑल्सो एंड, तो ये तो सर डबल डबल खर्चा लग गया, प्रोडक्शन मैनेजर ऊपर भी है, सेंटर में भी और इधर भी है, और हर डिवीजन में भी है, हर डिवीजन के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर, भाई कॉस्मेटिक डिवीजन में अलग प्रोडक्शन मैनेजर, उसका अलग सेल्स मैनेजर, उसका अलग वो, फिर सीमेंट वाली में भी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, फिर फूड वाली में भी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, हर चीज में अलग अलग, भाई कम से कम जितनी डिविजन्स उतने प्रोडक्शन मैनेजर, जितनी डिविजन्स उतने सेल्स मैनेजर, इतने सेल्स मैनेजर, बताओ इतने एमबीए को नौकरी पे रखोगे तो क्या लगेगा जेब से, रोकड़ा ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क कह सकते हो, बिकॉज एक ही टाइप के मैनेजर सोचो कितने रखे हुए होंगे तुमने, समझ रहे हो, बहुत सारे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सबके अंदर है, सीमेंट के अंदर भी है ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट, फूड वाली में भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सीमेंट वाली में और सब में ह्यूमन रिसोर्स रखना पड़ेगा, तो ये क्या है, खर्चा तो डबल डबल ट्रिपल खूब लग गया। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज द कॉस्ट विल बी वेरी हायर, क्यों, अब 2 रीजन डाल देना इसके अंदर, पहला सर, पहला तो ये है इट रिक्वायर्स क्वालिफाइड फंक्शनल स्पेशलिस्ट, ठीक है, हर डिवीजन में और सेंट्रली, सर आपको फंक्शनल स्पेशलिस्ट नौकरी पे रखने पड़ेंगे, फंक्शनल मैनेजर्स सेंट्रली भी रखने पड़ेंगे और हर डिवीजन में भी रखने पड़ेंगे, तो सर ये तो खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा। फिर इट रिक्वायर्स, अब जब इतनी सारी डिविजन्स होती हैं तो उनको मैनेज करने के लिए भी क्या लगाना पड़ता है, कंट्रोलिंग सिस्टम सेटअप करने पड़ते हैं विच आर वेरी कॉस्टली। So to manage this huge structure, we need to set up what? क्या लगाना पड़ता है? अरे बोलो, बढ़िया वाला कंट्रोलिंग सिस्टम विच इज वेरी एक्सपेंसिव, जो महंगा होता है। सो इट रिक्वायर्स एन इलेबोरेट सोफिस्टिकेटेड हेडक्वार्टर ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम, तो सर खर्चीला तो होता ही है ना,
लिख दोगे पहला खर्चीला, ये तो एक ही पॉइंट हुआ। अब दूसरा, सर यहां पे ना कंफ्लिक्ट हो जाते हैं कभी कभार, किसमें? डिविजनल मैनेजर्स में। अब तुम सोच रहे होगे सर क्यों होगा, उसका अलग है मामला, उसका अलग है। कितना ही अलग हो लेकिन फिर भी मुंह तो बनाते ही हैं। हर हर आदमी को दूसरे की थाली में घी क्या लगता है? ज्यादा ही लगता है। बोलो रो सर उसको ज्यादा देते हो आप, हमारे ऊपर रिसोर्सेस कम देते हो, उनको ज्यादा देते हो, हम ऐसे बुरे हैं क्या? समझ रहे हो क्या? उन पे टाइम ज्यादा देते हो प्लानिंग का, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, हमारे ऊपर डायरेक्शन ही नहीं देते, हमारे में आते ही नहीं हो, उन वहां तो बहुत जाते हो। तो टाइम ना देने का ब्लेम डाल देते हैं ये ऊपर वालों पे। समझ गए? बोलो सर आपने उस कॉस्मेटिक वाले को ज्यादा टाइम दिया, क्यों? मैडम अच्छी लगती होगी आपको, इसलिए आप वहां वाली पे टाइम ज्यादा देते हो, दूसरे वाले पे कम देते हो। और क्या कंफ्लिक्ट होते हैं भाई? दे विल से कि आपने उनको रिसोर्सेज ज्यादा दिए, हमको कम दिए। दे विल से आपने उनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में टाइम ज्यादा लगाया, हमारी में कम लगाया। आदमी को कितना ही दे दो लेकिन फिर भी दूसरे वाली में क्या देखता तो है ही ना वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? उसको लगता है बोलो नहीं यार इसको ज्यादा ही दिए हैं इसलिए है, वो खुद की कमी नहीं देखता, वो ये देखता है बोला वो यही निकालेगा कमी। तो देर विल बी कंफ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल मैनेजर्स ऑल्सो। समझ गए मेरी बात? सो वो दे विल ट्राई टू कि बोले यार कमी निकालने की, बोले यार अच्छा इसको ज्यादा दिए मेरे को कम दिए होंगे, ऐसा। समझ गए मेरी बात? रोते ही रहते मतलब हमेशा। तो यह कंफ्लिक्ट यहाँ पे हो सकता है, देख लो। कंफ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल मैनेजर्स कैन अराइज कैसे? certain regions, certain products or customers may sometimes receive special treatment. It may be difficult to maintain consistent company wide practices. तो एक समान सभी को चलाना थोड़ा क्या हो जाता है? मुश्किल होता है कई बार। कॉर्पोरेट लेवल भी सबको एक समान समय नहीं दे पाता, सबको एक समान रिसोर्सेज नहीं दे पाता, किसी को कम किसी को ज्यादा। कई बार किसी को देने थे लेकिन रह गए, ऐसा भी हो जाता है। तो इससे कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये इसके एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो चुका है खत्म। अब सुनिएगा मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, इसका जन्म क्यों हुआ? इसका जन्म क्यों हुआ? इसका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि ना डिविजनल स्ट्रक्चर में एक कमी क्या थी? वहां कमी थी, क्या कमी लगी चलो आप बताओ? पैसा कॉस्टली है, लेकिन यार वो तो अपन इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इफ यू आर ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, यू सब कुछ तो आप खुद नहीं कर पाओगे, तो आपको मैनेजमेंट तो रखना ही पड़ेगा। वो वाला तो नहीं बचत हो सकती। अब और इसके अलावा रिसोर्सेज, allocate करना difficult एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा डिफिकल्ट है ना? हाँ चलो ठीक है। और डिविजन्स को कंबाइन कर सकते हैं अगर बहुत सारी है तो, अगर, लेकिन अगर मान लो नॉर्मल है 7 8 10, और क्या प्रॉब्लम है इस स्ट्रक्चर में? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, उसको भी हम ज्यादा नहीं कम कर सकते, क्योंकि मैंने कहा ना आपको, अगर देखो बढ़ना है तो फिर आप सोच नहीं सकते, कंजूसाई सब जगह नहीं कर सकते। समझ लो, अगर मुकेश अंबानी को बढ़ना है तो फिर उसको ये नए नए डिविजन्स खोलनी पड़ेगी, मतलब ये सब लगाना ही पड़ेगा। तो ये वाला मैनेजमेंट वाला खर्चा तो लगाना ही पड़ेगा। और बताओ? डिवीजन के ऊपर अपन को अच्छा स्टाफ ही चाहिए, मतलब छोटे मोटे स्टाफ नहीं, एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए। हाँ तो वो तो चाहिए, वो तो चाहिए ही होगा, वो तो मैनेज करना है तो चाहिए चाहिए। हायर कॉस्ट वाली बात तो वो तो लगेगी लगेगी। और सोचो, एक मेन बात है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दो बात बताता हूं, सुनना अब। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस स्ट्रक्चर में भी कमी है। कमी ये होती है कि ये जो डिविजनल मैनेजर्स हैं, कई बार ये भी क्या कहते हैं कि दे से दैट दे आर ओवरलोडेड विद वर्क, क्योंकि इन पे आपने पूरा ही कार्यभार इन पे संभाल दिया। बोला तुम ही प्लानिंग करो, तुम ही डे टू डे रूटीन का काम भी करो और आगे की फ्यूचर प्लानिंग भी करो। सो समटाइम्स दे फील वेरी ओवरबर्डन, है ना? एंड ये रूटीन जॉब्स में इतना फंस जाते हैं कि ये आगे का फ्यूचर नहीं देख पाते, नए प्रोडक्ट्स का एडिशन नहीं कर पा रहे। समझ लो, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, कहने का मतलब नई चीजों का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, वही पुराना रूटीन में ही फंसे पड़े। सोचो आदमी रूटीन में ही फंसा पड़ेगा तो नया फोकस कैसे करेगा, नई चीजों पे कैसे इनोवेशन करेगा? नहीं चलेगा, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, टाइम नहीं है। अरे बात समझ गए ना मेरी बात? अरे है ना? तो ये चीज है। ठीक है, सो कई बार ये प्रॉब्लम इनको आती है कि ये रूटीन जॉब्स भी यही कर रहे हैं और आगे की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी इन्हीं को करनी है, क्योंकि तुमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे डाली हुई है पूरी। समझ गए? तो एक ये प्रॉब्लम इसमें आती है। समझ गए? तो ऑब्वियसली अब एक और प्रॉब्लम बताता हूं आपको,
इसी से ही एक और जुड़े हुआ है सर, आपने इनको इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी कि कई बार इसका क्या कर लेते हैं, मिसयूज। या आपने उसमें पढ़ा होगा 12th में कि औकात से ज्यादा भी नहीं देनी चाहिए अथॉरिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए, बैलेंस। फेयोल ने बोला था ना, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ अथॉरिटी गिवन इज मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल अब्यूज इट। औकात से ज्यादा, जिम्मेदारी से ज्यादा अगर अथॉरिटी दोगे तो वो क्या कर लेंगे, उसका गलत इस्तेमाल। सही है कि नहीं, तो ज्यादा नहीं देने का, तो यहां ज्यादा दे देते हैं, ये भी एक गलती है। समझ गया, तो इससे भी क्या हो जाता है, मिसयूज हो जाता है उसका। तो हम ये दो गलतियों को ठीक करेंगे। अब आप देखना, मैंने कहा आपको मैं बाकी गलतियों को तो ठीक नहीं कर दूंगा, क्यों, क्योंकि यार वो तो देखो, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आप ये खर्चे नहीं छोड़, ये इनको आप छोटी छोटी चीजों में अटक नहीं सकते भाई। बड़ा तुम्हें तुम्हें बनाना है बड़ा साम्राज्य बिजनेस का, और आप घबरा रहे हो कि यार ये मैनेज डिविजनल स्ट्रक्चर, बोले इनकी तनख्वाह कैसे दूंगा, तो फिर नहीं बन सकता बड़ा साम्राज्य। बड़ा साम्राज्य को मैनेज करने के लिए लोग भी ज्यादा चाहिए, है कि नहीं है। थोड़ा जोर से बोल दे भाई प्लीज। तो भी लेकिन आपको ये खर्चे तो करने ही पड़ेंगे ना, मतलब हाँ स्किल्स भी बढ़ेगी, बिल्कुल वो स्किल स्टाफ रखना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया सीईओ लाने पड़ते हैं। आप देखो ना, आप कंपनी को आप चाहते हो ग्रोथ हो, तो यार घटिया सीईओ से कैसे चल जाएगा काम, नहीं चलेगा। आपको एक स्किल्ड आदमी लाना पड़ेगा, फिर पैसे भी देने पड़ेंगे अच्छे खासे। समझ रहे हो, गूगल ऐसे ही गूगल थोड़ी बन जाता है, उसको सुंदर पिचाई जैसे लोगों को रखना पड़ता है, तो विच इज वेरी कॉस्टली। हाँ, तो फिर इन चीजों में अपन नहीं सोच सकते, लेकिन तो जो दो मैंने प्रॉब्लम बोली ना, उसी को हम यहां ठीक करेंगे। दो प्रॉब्लम याद है कौन सी, इन पे क्या हो जाता है, ओवरबर्डन, क्योंकि रूटीन जॉब्स भी कर रहे हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो इनका ये काम कम कर देंगे हम। समझ गए, पता है क्या करेंगे, अब सुनना, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर कोई नया स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो डिविजनल स्ट्रक्चर ही होता है। बस उसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिविजनल, हर डिवीजन में एक ऊपर वाले ये लोग क्या करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट स्टाफ क्या करेगा, देखो उन दो गलतियों को ठीक करने के लिए क्या करेगा, सुनना। मान लो मैं सीईओ हूं, सीईओ एपीएक्स, ठीक है, एक दिन जरूर बनूंगा मैं, कभी ना कभी तो बनूंगा। हाँ भाई, सुनिएगा, मान लो मैं सीईओ, तो अब बहुत सारी डिविजन्स हैं, तो ये तो मेरा ये तो कॉर्पोरेट बॉडी है, कॉर्पोरेट स्टाफ है, ये तो मेरा ही स्टाफ है ना। अब बहुत सारी डिविजन्स है, चलो अभी मान लेते तो दो डिविजन्स है मेरे, है ना, एक कॉस्मेटिक और एक फूड डिवीजन है ना। अब ऐसे ही बहुत थोड़ी मान लो और भी है, ऐसा मान लेते हैं। अब क्या होता है, वही वाली प्रॉब्लम है दो, कि ये रूटीन जॉब में ही फंसे रहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ठीक से नहीं कर रहे, बाकी की कंपनीज इनसे आगे निकल रही है प्रोडक्ट में, वो अच्छे कॉस्मेटिक्स बना रही है, तो मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं बना पा रहे, बोला सर टाइम कम मिलता है, सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं। सही है कि नहीं है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, यही दिक्कत है ना, एक काम करते हैं, अब देखो मैं क्या करूंगा, हर डिवीजन के अंदर एक क्या बना दूंगा, एक छोटा सा कॉर्पोरेट ऑफिस, स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस, समझ रहे हो, तो एक स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस बना दूंगा, स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस, जो क्या करेगा, जहां कौन है, मैं अपने बंदों को लगा दूंगा, एक एक बंदा इनमें लगा दूंगा, मेरा बंदा ऊपर वालों का, समझ गए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द प्लानिंग। तो भाई तेरे लिए, भाई तेरे वो सारी डे टू डे एक्टिविटीज की प्लानिंग कर लेगा, सारी प्लानिंग वो कर लेगा, तो अब तो समय मिल जाएगा ना। अब तो प्रॉफिट लॉस कम होने, अगर मान लो प्रॉफिट कम हुआ, अब तो नाटक, अब तो ब्लेम ये नहीं करेगा ना कि बोला सर सब कुछ ही हमको दे रखा है, हम कैसे करें, टाइम ही नहीं मिलता। अब तो टाइम की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस डाल दिया। इनकी एक और शिकायत क्या थी कि सर आप दूसरी वाली डिविजन्स को ज्यादा टाइम देते हो प्लानिंग के लिए, है ना, उनको ज्यादा उन पे ज्यादा समय देते हो, उनके साथ बैठ के, फिर उनको ज्यादा रिसोर्सेज देते हो, तो जब चाहिए होते हैं, जब हमें मिलते नहीं है। अब वो ब्लेम भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी रिसोर्सेज चाहिए तुरंत किससे ले जाके, मैंने अपना बंदा बिठाया हुआ है ना भाई, उससे ले सीधे सीधे जाके, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अच्छे से सुनना, वही डिविजनल स्ट्रक्चर है, बस उसमें हम क्या करते हैं, हर डिवीजन में एक स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस बना बिठा देते हैं, जो कॉर्पोरेट स्टाफ का ही एक एजेंट होता है, एजेंट कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं। उन्होंने अपना बंदा बिठा दिया कि भाई अब तू बैठ जाए इधर, इनको जब भी कोई हेल्प चाहिए तू करेगा, इनको प्लानिंग तू करके दे दे, इनको रिसोर्सेज चाहिए तुरंत इनको प्रोवाइड करा दे, एंड फाइनेंशियल कंट्रोल लगा। अब सुनो, मैंने पहले क्या कहा था, इसमें क्या डिसएडवांटेज है, ये कुछ ज्यादा मिसयूज भी तो कर लेते हैं रिसोर्सेज, वेस्टेज कर देते हैं,
क्योंकि पूरी ऑटोनॉमी दे रखी थी, है ना। तो अब मैंने क्या लगा दिया, मेरा बंदा बिठा दिया, वो फाइनेंशियल कंट्रोल भी करेगा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी करेगा। अच्छे से सुनना है ना, शांति, देखो 2 मिनट शांति। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता था कि वो जो सारी तुमने पावर किसको दे दी, डिविजनल मैनेजर को, तो वो ज्यादा ही अपने आप को क्या राजा समझने लग जाता है, हीरो, है ना। तो वो क्या है, स्ट्रैटेजी बोला हाँ ऊपर वालों की होगी कुछ और, मैं तो नहीं कर रहा। तो कई बार ठीक से हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता, जो ऊपर वालों ने डायरेक्शंस दिए उनको वो ठीक से फॉलो नहीं कर रहा, मतलब स्ट्रैटेजी ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, इंप्लीमेंट ठीक से नहीं कर रहा है। ऐसे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खूब वेस्टेज करे जा रहा है। तो मैंने ये दोनों नाटक उसके खत्म कर दिए, कैसे, अपना बंदा बिठा दिया। तो वो बंदा क्या करेगा, वो देखेगा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की स्ट्रैटेजी ठीक से फॉलो कर रहा है या नहीं, वो देखेगा फाइनेंशियल कंट्रोल कि ठीक से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है या नहीं, और वो जरूरत होगी तो ही देगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो एक तरीके से हमने वो जो डिसएडवांटेज थे ना थोड़े बहुत, वो इसको क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। समझ गए मेरी बात, पक्का। अरे बोलो ये सुन लो, ये स्ट्रक्चर कब आया था, 1920 में आया था ये मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन इसको एम फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसमें मैंने क्या बोला, इट इज बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर ही है। अरे नाम में ये ना मल्टी डिविजनल है, तो डिविजनल ही, बस एक आपने क्या चेंज कर दिया, इन ईच डिविजन देयर इज अ सेपरेट स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस, समझ गए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसका काम क्या है, फॉर डे टू डे प्लानिंग, है ना। सारी प्लानिंग करके वो यूनिट मैनेजर को दे देता है कि भाई ये सारी प्लानिंग करके तेरे को दे दी, अब तू सिर्फ संभाल ले। समझ गए मेरी बात। सारे रिसोर्सेज उसको देता है, फाइनेंशियल कंट्रोल लगाता है और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल लगाता है। वो देखता है कि ऊपर वालों की दी गई गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, मतलब वो ये इंश्योर करता है कि ऊपर वालों ने जो डायरेक्शन दिखाई है उसको वो फॉलो करे और उसी हिसाब से काम करे, और उसी हिसाब से फाइनेंशियल कंट्रोल वो स्टैब्लिश करता है ताकि वेस्टेज भी ना हो। समझ में आ गया, मेन बात सारी खत्म हो गई, इसी में ही है। अब बस रीड करना है, जिधर जिधर बताऊं वो रीड कर लेना अच्छे से। तो देखो भाई, बहुत कुछ है इसमें, सारा नहीं लिख के आना, मैं बता दूंगा उतना ही लिख के आना है 5 नंबर में, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इसका इंट्रोडक्शन लिख देना थोड़ा सा। क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एम फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। कब आया था, 1920 में आया था। लिख लो, नीचे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ देखो, इधर ही लिख लोगे तो याद भी रहेगा। तो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड एम फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, और ये कब आया था, 1920 में आया था, ठीक है। और सुनो, अब क्या फर्क है वो लिख देखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑपरेटिंग डिविजन्स। हाँ मतलब इसके अंदर भी क्या होती है सर, डिविजन्स होती हैं, वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स अ मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर एंड इस कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी टू डिविजनल मैनेजर्स। मतलब सर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, बहुत सारी डिविजन्स ऑपरेट करती हैं, मल्टी डिविजन्स होती हैं, खूब सारी होती हैं, और जहां पे जो कौन 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 एक कॉर्पोरेट ऑफिसर जो होता है वो डेलीगेट करता है डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी। दोनों दोनों, ये बुलेट पॉइंट नहीं है, इसको मिटा दो, काले से मिटा दे, काला काला काला, ये एक ही पॉइंट है भाई। सो वो डे टू डे ऑपरेशंस कैसे होंगे और बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजी, उस यूनिट की क्या स्ट्रेटेजी होगी डिवीजन की, ये दोनों वो उसको क्या करता है, बना के दे देता है। समझ गए क्या, वो ही बांटते हैं। स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिसर ही सारी प्लानिंग करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसे करवाएगा। डिविजनल मैनेजर का काम फिर क्या रह जाता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन करवाना, प्लानिंग तो उसने करके दे दी ना भाई, ऐसा। समझ में आया क्या, अब और सुनो, बाय सच डेलीगेशन, ऐसा करने से क्या होता है, बाय सच डेलीगेशन द कॉर्पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो इससे कॉर्पोरेट ऑफिसर वो ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो ऊपर वालों की गाइडलाइंस है उसको वो क्या कराता है, फॉलो भी कराता है, इंप्लीमेंट भी कराता है, एंड मैनेजेस द डिविजन्स थ्रू स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। और वो डिवीजन को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कॉर्पोरेट ऑफिसर कैसे मैनेज करता है, क्या लगा के, फाइनेंशियल कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल लगा। समझ में आ गई मेरी बात। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल टॉपिक है इसी चैप्टर में, लास्ट में आएगा।
समझ में आ गया? कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। ये लाइन लाइन लिखोगे अच्छे से, बहुत जरूरी है, यही मेन बात है इसकी। चलो, ये स्ट्रक्चर कब आया था साहब? 1920 में आया था। क्यों? इन रिस्पॉन्स टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम इन लार्ज फर्म्स, क्योंकि लार्ज फर्म्स में कौन सी प्रॉब्लम होने लग गई थी? कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होने लग गई थी, ना, और कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, इतनी डिविजन्स हो गई, मैनेज नहीं हो पा रही थी। जो कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ, जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट होता है, वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहा था, उनके हाथ से बात छूट रही थी। तो उनका दिमाग चला, बोलो यार अपना बंदा बिठा देते हैं हर डिवीजन में, काम ही खत्म। सही कि नहीं है? कंफ्लिक्ट ही नहीं होंगे डिविजन्स के बीच में, जब चाहिए होंगे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, प्लानिंग वो करके दे देगा, ओवरबर्डन होगा नहीं, वो हो गया काम। अपना बंदा बैठ जाएगा, वो ये इंश्योर भी करेगा कि ये अपनी अपनी बातें मान रहा है नहीं मान रहा है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी करेगा, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करेगा। एंड लुक, जो कॉर्पोरेट ऑफिसर है, इट विल लुक आफ्टर दैट वेदर द स्ट्रेटेजी इज फॉलोड अकॉर्डिंग टू देम और नॉट। ऊपर वालों ने जैसी गाइडलाइंस दी है, उनकी ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को क्या करवाएगा? फॉर्मुलेट भी, बनाएगा भी और इंप्लीमेंट भी करवाएगा, उनके कहे अनुसार काम करेगा, उन्हीं का तो एजेंट है। समझ में आया क्या? चलो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने के एग्जाम में नहीं लिख के आने की जरूरत है, वेस्टेज है ये काट देना आप, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं लिखना होता है इसमें। यहां से अब ये पूरा लिख डालना आप, काम की बातें सारी। देखो भाई, सारी रिपीट हो रही है, लेकिन जो मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? अरे सर वही डिवीजन ही होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर ही तो है एसेंशियली। सो क्रिएट सेपरेट डिविजन्स, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट बिजनेस। सर सेम डिविजन्स के जैसे क्या होता है? सर इसमें बहुत सारी डिविजन्स होती है, और हर डिवीजन एक दूसरे से क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है। दूसरी बात क्या लिखोगे? हर डिवीजन वुड हाउस इट्स फंक्शनल हियरार्की। अरे सेम डिवीजन में वाला, सबके अंदर क्या होता है? हर डिवीजन में पूरा वो फंक्शनल सिस्टम होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। फिर कॉस्मेटिक डिवीजन में भी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। फिर सीमेंट वाली में भी हर डिवीजन में अपने अपने फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी होते हैं। अरे वही तो स्ट्रक्चर ही वही है सर। अब सुनना, थोड़ा सा चेंज। सर वहां पे पूरा जिम्मेदारी किसको दे देते हो? डिविजनल मैनेजर्स को, यहां पे नहीं दी। अब सुनना, अब यहां पे क्या कह रहा है, सुनो। द डिविजनल मैनेजर्स वुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशंस। सर आप तो बोल रहे थे वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। बेटा ऊपर वाला बांटता है, ये उसे मैनेज करवाता है। बताएगा कौन? ऊपर वाला। करवाएगा कौन? ये। तो डिविजनल मैनेजर उसे क्या करवाता है? फॉलो करवाता है। समझ गए? डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करता है वो। एंड प्लानिंग कौन करता है लॉन्ग टर्म की? कॉर्पोरेट ऑफिस। A small corporate office that would determine the long term strategic direction of the firm. उस डिवीजन की क्या लॉन्ग टर्म डायरेक्शन रहेगी फ्यूचर में, क्या फ्यूचर में नए इनोवेशंस उसको करने, क्या उसका डायरेक्शन रहेगा, क्या ग्रोथ कैसे करेगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, वो सारा कौन प्लानिंग करता है? स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस। डिविजनल मैनेजर सिर्फ क्या करता है? जो डे टू डे ऑपरेशंस है उनको मैनेज करता है, बस। क्लियर है क्या? अब एक वर्ड और बता रहा हूं, सुनना। एंड जो स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस है और क्या करता है वो? इट एक्सरसाइजेस ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर द सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स। सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला? क्योंकि यहां पे डिविजनल मैनेजर को फुल ऑटोनॉमी नहीं होती, फुल फ्रीडम नहीं होती। उसकी आधी फ्रीडम हम किसको दे देते हैं? किसकी आधी पावर्स किसको दे देते हैं? स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिसर। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? वहां फुल ऑटोनॉमी होती है। तो ऑटोनॉमस डिविजन्स होती है डिविजनल स्ट्रक्चर में, जहां हम फुल पावर उनको दे देते हैं, इसलिए उसका वो गलत मिसयूज भी कर लेते हैं। और यहां पे हम उनसे आधी छीन लेते हैं और किसको दे देते हैं? स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिसर को, कि भाई तू कर ले। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो दैट्स व्हाई दे हैव कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स, क्योंकि यहां फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं है। समझ गए? बोलो समझ में आया? चलो अब बस फिनिश करते, हो गया, एंड हो गया। ठीक है, तो सर इससे क्या होगा? अब फायदे नुकसान बता दो, बस खत्म है बात। समझाने का काम हो गया पूरा, अब सिर्फ फायदे नुकसान। दिस वुड इनेबल द फर्म टू मोर एक्यूरेटली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। सर इससे मैं ज्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाऊंगा परफॉर्मेंस को, क्योंकि वहां तो मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मेरे ऊपर ही बार बार ब्लेम ठोक रहे थे।
बोला आप हमें टाइम नहीं देते, आपने हमें टाइम पे रिसोर्सेज नहीं दिए, हम ओवरबर्डन्ड है, सारा काम कैसे करें। तो यहां मैं उनकी परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाऊंगा, मॉनिटर और उसका असेसमेंट कर पाऊंगा। सही है कि नहीं है, क्योंकि वो ब्लेम नहीं अब डाल नहीं सकते। मैंने क्या बिठा रखा था खुद का, स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिसर। सो इट विल सिंप्लीफाई कंट्रोल प्रॉब्लम्स। तो चाहो तो इनको अलग अलग पॉइंट में लिख दो, जैसे ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पहला क्या हो गया, फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया, इसका एडवांटेज है ये भाई, इस स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है सर, यू कैन मोर एक्यूरेटली द फर्म corporate level can more accurately monitor the performance of the divisions, each divisions। ठीक है, फिर एक और क्या लिख दोगे चाहो तो, it simplifies the control problems। कंट्रोलिंग प्रॉब्लम जो पहले आ रही थी 1920 में, वो प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व। क्योंकि अब आप फिर भी कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आपने खुद का बंदा बिठा रखा है। पहले वो कंट्रोल ही तो नहीं कर पा रहे थे, उनके हाथ से बातें निकल रही थी, समझ गया, क्योंकि फुल ऑटोनॉमी दे रखी थी। अब आपने खुद का बंदा बिठा दिया, तो आपका कंट्रोल सेटअप हो गया, हर डिवीजन में भी आपका बंदा बैठा है। सोचो आप, समझ गए। फिर और तीसरी बात क्या लिख दोगे, कंपैरिजन। सर बेटर कंपैरिजन बिटवीन द डिविजन्स। सर अब उनमें क्या हो पाएगा, बेटर कंपैरिजन हो पाएगा। पहले कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि वो ब्लेम डाल देता था, बोला यार सर आप ऐसे मत बोलो, हमारी हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आपने उनको तो ज्यादा दिए थे रिसोर्सेज, हमको कम दिए, आपने उन पे टाइम ज्यादा दिया था, हमको तो नहीं दिया, फिर भी देखो हमारी परफॉर्मेंस। सर तो ऐसे कर रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसा वो कोई भी डिवीजन नहीं बोलेगी, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमने बंदा हर सब में बिठाया है, सबको इक्वल ट्रीट किया है। सही है, सबको जब रिसोर्सेज की जरूरत है उसके लिए बंदा बिठा रखा है हमने। सारे ओवरबर्डन अब है नहीं, क्योंकि उनकी प्लानिंग के लिए कौन बिठा दिया हमने, एक स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस बिठा रखा है, ऑफिसर बिठा रखा है, कॉर्पोरेट ऑफिसर बोलते हैं उसको। तो अब वो कोई ब्लेम मेरे ऊपर तो ऊपर वालों पे डालेंगे नहीं, तो अब उनके बीच में बेटर कंपैरिजन हो सकता है कि सच में ये अच्छा कर रहा है या बुरा। इससे आपको पता लग जाएगा विच डिविजन्स आर परफॉर्मिंग गुड, विच डिविजन्स आर परफॉर्मिंग बैड। सही है कि नहीं है, तो बेटर कंपैरिजन बिटवीन डिविजन्स, तीसरा एडवांटेज। और चौथा, सर बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसने बोली थी ना एक प्रॉब्लम, फंक्शनल में क्या प्रॉब्लम होती है, रिसोर्सेज को ठीक से बांटने में दिक्कत होती है। बात सही भी है, हमें समय नहीं मिलता है ऊपर वालों को इतना, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब चाहिए उनको प्रोवाइड करा रहे हैं ना वो। समझ में आई मेरी बात, किसको दे दी मैंने अथॉरिटी, स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस बिठा दिया हर डिवीजन में, तो जब भी चाहिए वो देगा। सही है कि नहीं है। और लास्ट एडवांटेज, it will stimulate the managers of poorly performing divisions to seek ways to improve performance। देखो सर ये स्ट्रक्चर क्या है, ये अगर मान लो कोई डिवीजन पुअरली परफॉर्म कर रही है, खराब परफॉर्म कर रही है, तो उनको इंप्रूव करने में भी क्या करेगा, मदद। समझ लो, मान लो कोई डिविजनल मैनेजर है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इधर वो बंदा उसको हेल्प कर देगा ना, उसको कॉर्पोरेट ऑफिसर। समझ में आ गई मेरी बात, वो एक दूसरे की छोटी बड़ी करने के लिए थोड़ी बैठे वहां पे। सही है, दोनों कोऑर्डिनेट करके उसकी परफॉर्मेंस को और क्या करेंगे, ऊपर लेके आए। सही है, सो इफ सम ऑफ द डिविजन्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, द कॉर्पोरेट ऑफिसर विल हेल्प हिम। सही है कि नहीं है ना, उसको मदद करेगा। इट विल सीक वेज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पुअरली परफॉर्मिंग डिविजन्स। होता ही है यार, अगर जब बहुत सारी डिविजन्स है तो सारी प्रॉफिट में जरूर चले, ये जरूरी थोड़ी है। आपको क्या लगता है टाटा की सारी डिविजन्स प्रॉफिट में चलती हैं क्या, नहीं चलती हैं। सारे बिजनेस जितने भी सारे प्रॉफिट में चल रहे हैं, गलतफहमी में हो आप, नहीं चलते। तो फिर कुछ पुअरली परफॉर्म भी करते हैं, तो उनको तो इंप्रूव करवाना है ना, वो भी करवाने में मदद करता है ये स्ट्रक्चर, तो मतलब ये अच्छा है। समझ में आया क्या। चलो अब इसका डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसमें ज्यादा। एन इंक्रीज इन डाइवर्सिफिकेशन, इस अब बस ये है, बता रहा है कि अब देखो ये भी कम पड़ने लगता है कब, जब आपकी बहुत ज्यादा डिविजन्स होने लग जाए, तो फिर तुम कितने डिविजनल मैनेजर्स को मैनेज करोगे। यही हुआ मुकेश वो धीरूभाई अंबानी के साथ, 10-12 डिविजन्स जब तक थी वो मैनेज कर पा रहे थे, फिर वो बढ़ते बढ़ते 100 हो गई, 200 हो गई। अब 100-200 डिविजनल मैनेजर्स को कैसे करे यार सेट, मुश्किल हो रही थी। तब उनको एसबीयू का आइडिया आया कि अब अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग। तो सेम सेम जैसी है उनका एक ग्रुप बना देते हैं, समझ गए। तो ऐसे 10-10 करके ग्रुप बना दिए, और अब 100 डिविजन्स को 10 ग्रुप बना दिए, और ग्रुप को मैनेज करना क्या होता है, आसान। समझ गए, तुम्हारा स्कूल है तो तुम्हारे स्कूल में कितनी क्लासें होती है, फर्स्ट से लेके 12 तक, 12 तक। हर क्लास में कितने सेक्शन होते हैं, नॉर्मली 5-6। तो अगर ऐसे देखें तो 60 क्लास हो गई।
60 क्लास को मैनेज करना मुश्किल होता है एक प्रिंसिपल के लिए, लेकिन जब अगर उस 60 को 12 ग्रुप में बना दोगे तो क्या लगा दोगे उनके ऊपर, एक एक कोऑर्डिनेटर बिठा देते हैं, क्लास कोऑर्डिनेटर जो पांचों सेक्शन को देखती है, उन क्लास कोऑर्डिनेटर को तो मैनेज कर लेगा ना प्रिंसिपल। यही तो एसबीयू होता है। एसबीयू में क्या करते हैं, हम इतनी सारी डिविजन्स की ग्रुपिंग करते हैं और सबके ऊपर एक क्या बना देते हैं, एक सीईओ लगा देते हैं, और बस उनको सीईओ को तो मैनेज करना है। आज मुकेश के कितने बच्चे हैं, 3 लीगली, है ना, 3 तो बच्चे हैं ही। अब 3 बच्चे हैं, खुद वो 2 हैं, 5 जने हो गए डिवीजन। अब सोचो अगर इनकी 200-300 डिविजन्स होती तो ये मैनेज कर पाते क्या सारी डिविजन्स को? नहीं। हाँ, लेकिन 10-12 ग्रुप्स को तो कर ही सकते हैं कि 3 ग्रुप छोटी को दे दिए, 2-3 ग्रुप बेटी को दे दिए, 3-4 ग्रुप 2-3 ग्रुप बड़े बेटे को दे दिए, और तो 1-2 खुद के पास रख लिए। तो 12 ग्रुप्स को तो मैनेज करना आसान है ना। 60 क्लासेस को मैनेज करना प्रिंसिपल के लिए मुश्किल है, बट 12 क्लासेस को 12 कोऑर्डिनेटर्स को मैनेज करना आसान है। इसलिए आपके स्कूल में हर क्लास का एक क्या होता है, एक क्लास क्या इंचार्ज कह लो, या है ना 12th इंचार्ज, ऐसे कर लो आप, जो भी है। आया कि नहीं आया समझ में? पक्का ये है मामला इसका। तो कल पढ़ेंगे इसके आगे। समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया तो ही तो याद कर पाओगे। चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे। कल